नमस्कार अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजू मैम, आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम। अभिषेक जी, ये जो भरत तिवारी फेक एनकाउंटर हुआ है, जिसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, अब तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जांच की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये दरअसल हुआ क्यों? जबकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि भरत तिवारी सरेंडर कर रहा है, हाथ ऊपर खड़े करके बात कर रहा है, उसके बावजूद उसको गोली मार दी। देखिए, मैं कंसिक्वेंसेस इसके क्या क्या हो सकते हैं मैं पढ़ रहा था, तो जो पहला चीज है कि फेसबुक तो लाइव था, तो एडिटेड हो नहीं सकता। तो अगर इन सब के इस पे दृष्टिकोण पे देखा जाए तो पुलिस वाले लाइफ इंप्रिजनमेंट तक के जेल में जाने के चांसेस इनके बन रहे हैं। अभी अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि सम्राट चौधरी जी ने ट्वीट करके बता दिया है कि रिटायर्ड इंडिपेंडेंट जज से न्यायिक जांच होगी। ठीक है, अब इसमें दो तीन पहलू हैं। पहले हम बैकग्राउंड में जाएंगे, पूरा मामला क्या है वो समझेंगे, कैसे शुरू हुआ, भरत तिवारी कौन है। पहले भरत तिवारी कौन है? प्रचंड मोदी भक्त। 2014, 2019 में, 2024 में मोदी की जीत पर मिठाइयां बांटने वाला, 2025 में मोदी जी को महामानव तक कहने वाला और जीत पर। लेकिन 2025 में एक उसके लाइफ में इंसिडेंट होता है। एक गांव है जमनिया गांव, शाहपुर विधानसभा के अंदर। उस गांव में बाढ़ की त्रासदी और गंगा माता के कटाव के कारण पूरा का पूरा गांव जो है वो खत्म हो जाता है, डूब जाता है। पूरे गांव को गंगा माता लील गई। अब वहां के परिवार, वहां के गांव वाले सब बेघर हो गए। उनका घर खत्म, जमीन खत्म, सब खेत खत्म, खलिहान खत्म। तो जो दलित, शोषित, वंचित, गरीब, उनकी लड़ाई भरत तिवारी लड़ना शुरू करता है। कभी एसडीएम के चक्कर लगाता है, कभी पटना में सीएमओ के चक्कर लगाता है, अलग अलग ऑफिस में अलग अलग जगह पर लगातार आवेदन देके लोगों को घर जमीन दिलवाने का लड़ाई लड़ना शुरू करता है। अब यहां से सिस्टम वर्सेस भरत तिवारी शुरू होता है। ठीक है, अब वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता है क्योंकि लगातार वो काम कर रहा था इनके लिए, और गांव वालों की इकलौती उम्मीद यही भरत तिवारी। वो जो कह रहा था गांव वालों को कि आज ऐसा किया, ये लोग आए थे चोर, भ्रष्टाचारी, इनको भगा दिया, वो फ्रस्ट्रेशन ही था क्योंकि उसे दिख रहा था भ्रष्टाचार। गांव वालों को जो जमीन दी गई उसके बाद पुनर्वास के लिए, वो और गड्ढे में और नीचे, यानी अगली बारिश में वो फिर सर के ऊपर से पानी जा रहा होता, तो फिर वही रिजल्ट। तो इसी कारण वो भ्रष्टाचार से, इस करप्शन से वो बहुत त्रस्त था। आपने एक वीडियो देखा होगा कि पासवान समाज के 60-70 वर्षीय बुजुर्ग दलित समाज से आते, वो फपक फपक के भरत तिवारी के लिए रो रहे थे। उनका कहना है कि यही तो हमारा सहारा था। तो मामला बहुत सेंसिटिव है। इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने कहा कि भाई न्यायिक जांच की मांग हो। शाहपुर, पूरे शाहपुर के और शाहाबाद के जो भाजपा के चुनाव के समय जो है ये थे देखने वाले, वो ऋतुराज सिन्हा प्रभारी जो थे, ऋतुराज सिन्हा जी ने ट्वीट किया और वीडियो ट्वीट किया, और उन्होंने कहा कि क्लियरली देखने में लगता है कि भारतीय न्याय संहिता और बिहार पुलिस मैनुअल का पालन नहीं किया गया। स्पष्ट लगता है। अब पहले दिन जिस दिन हथियार उठाए हुए था भरत तिवारी, उसे पुलिस वाले विक्षिप्त कह के चले जाते हैं कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अगर हथियार उठाए हुए था, जब उठाए हुए था, और पुलिस वालों पर दूर से, क्योंकि पुलिस वालों को हर्ट करना उसका मकसद नहीं था, तो हवा में लिटरली फायरिंग कर रहा था वो कि चले जाओ। तो हवा में भी फायरिंग करने पर उस वक्त अगर इनकाउंटर कर देती तब इतना बवाल नहीं होता, क्योंकि उस वक्त उसके हाथ में हथियार था। अगले दिन जब पुलिस वाले आए और उन्होंने कहा कि हथियार फेंक दो, तो बोला कि तुम लोग कहते हो तो हथियार फेंक देते हैं, लो। तो जब हथियार ही फेंक दिया तब इनकाउंटर किस बात का? पहला तो समझ नहीं है। दूसरी बात, जो मिथिलेश तिवारी बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, जेडीयू के बिहार के नंबर 1 नेता संजय झा, ये सब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं और जिस मांग, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, उसके बाद बिहार सरकार घिरती हुई नजर आ रही है, और ये आज सम्राट चौधरी तक पहुंचा रहा है। और देखिए, दिक्कत सिर्फ भरत तिवारी प्रकरण पर बिहार में नहीं हुआ है। बिहार के अंदर अभी कुछ दिन पहले सुबह के 4 बजे बिहार पुलिस ने बिहार के एक शिक्षक है, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के रोशन यादव जी, उनको अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि
कोई खान नाम का, फैजल खान नाम का एक कोचिंग वाला है, उसने बोला कि 10 राउंड गोलियां चलते हुए मैंने देखी, जो कि कंप्लीट झूठ। तो खान जीएस सेंटर के कहने पर उनको अरेस्ट कर दिया, उनके भाई की हत्या हो गई, नेपाल में संदेहास्पद हालत में वो मृत पाया गया। और इसके बाद जो विवाद शुरू हुआ कि पुलिस का कार्रवाई अगर ऐसे नहीं होता और अगर बेल मिल जाती, क्योंकि वो तो कोचिंग सेंटर चलाते हैं, वो तो आतंकवादी है नहीं, बेलेबल ऑफेंस है, बेल मिल जानी चाहिए थी, लेकिन बेल नहीं मिला रोशन सर। तो बिहार के अंदर अचानक से सरकार के प्रति रोष, सरकार पर, तंत्र पर रोष जो आया है, उसमें एक फ्लेवर कहना भी उचित नहीं होगा, उसमें कह सकते हैं ये एक एड ऑन है भरत तिवारी प्रकरण। लेकिन भरत तिवारी के साथ जुड़ा हुआ है वो समाज जो मैसेजिंग बहुत अच्छे से कर, इसका इंपैक्ट सीधे सीधे पूर्वांचल तक पहुंच रहा है, इसका जो वेव है। और आपको मैं पहले ही बताऊं कि स्पेशली ब्राह्मण समाज के अंदर क्या हुआ था कुछ दिन पहले, यूजीसी जब प्रकरण आया था तो रोष तो था ही, बिल्कुल। अब आप सोचिए कि उसके बाद भरत तिवारी, तो जो मैसेजिंग ब्राह्मण समाज के अंदर जो बात हो रही है खुल करके, इसमें अपोजिशन का रोल नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा। अपोजिशन तो आग में आप मौका देंगे तो घी डालेगा ही ना, बिल्कुल। तो अपोजिशन कह रहा है कि देखा भाजपा का ब्राह्मण विरोधी चेहरा, और यूपी में खुल करके ये कार्ड खेला जाए ताकि ये जा सके। अब आप समझिए कि इस मामले की ग्रेविटी और इसमें खेल कितना गहरा है। तो जितना जल्दी न्याय मिले और जितनी जल्दी कार्रवाई हो वो भला है, समाज के लिए भी, बिहार में भी भाजपा की राजनीति के लिए, और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की राजनीति। लेकिन अभिषेक जी, जो वीडियो आया जिसका सब जगह चर्चा हो रही है और कहा यह जा रहा है कि शायद पुलिस वालों ने गलत इंफॉर्मेशन दी सीएम को, क्योंकि सीएम तो गृह मंत्री भी है ना बिहार के, सम्राट चौधरी, तो पुलिस तो सीधे सीधे उनके अंडर आती है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ये संभव है कि सीएमओ को इंफॉर्मेशन प्रॉपर न दिया गया, क्योंकि देखिए बिहार के अंदर पहले पुलिसिया व्यवस्था के समस्या को समझते हैं अंजू दीदी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप जानती हैं बिहार में शराबबंदी है, लेकिन मैं बता सकता हूं यहां बैठे बैठे कहां कहां शराब मिलती है, और हर शराब पीने वाला जानता है बिहार में कहां कहां शराब मिलती है। तो बिहार पुलिस को कैसे पता नहीं है? बिहार पुलिस को पता है, बिहार पुलिस के संरक्षण में चल रहा है। जहां जहां इस प्रकार की चीजें हुई, गुजरात में भी आप जाइए, पुलिस के ही संरक्षण में सारा दारू वगैरह का स्मगलिंग वगैरह होता है। तो बिहार की पुलिस को पैसा कमाने का पता चल गया, ये सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है। और बिहार पुलिस का ये काम नहीं है इनकाउंटर करना। बिहार पुलिस जानी जाती थी 2 कट्टा पकड़ने के लिए, 4 बोरा दारू पकड़ने के लिए, 2-3 कैरेट दारू पकड़ने के लिए, बाकी दारू हमको पता है कि कैसे साठगांठ में होता है। बिहार पुलिस का यही काम है। बिहार पुलिस ने पिछले 10 सालों में अपराध के नियंत्रण को कभी नियंत्रित नहीं किया। पटना में चेन स्नैचिंग होना बहुत आम बात है, पटना में ऑटो के अंदर बिठा करके लूट लेना ये बहुत आम बात हुई थी अभी कुछ दिन पहले तक। तो बिहार पुलिस क्राइम तो कंट्रोल नहीं कर पाई। जब ये योगी मॉडल को अपना रहे थे सम्राट चौधरी जी, तो इनसे एक ब्लंडर ये हुआ कि ये पहले समझिए योगी मॉडल है क्या, किसके विरुद्ध है। योगी मॉडल अपना लेना ऐसे नहीं होता, अपनाना है तो या तो शुभेंदु दा की तरह अपनाइए। बहुत पहले मैं चर्चा में था, संभवतः सबसे पहली बार मैंने ही बंगाली मीडिया में पंकज विश्वास भाई को बंगाली मीडिया से और शुद्धशील भाई को बुलाया था, क्योंकि ये लोग पिछले 5 साल से जब लड़ रहे थे, तो आप देखिए कि चूंकि शुद्धशील है या पंकज विश्वास जी, इनको पता है कि हमारा शत्रु कौन है। इसी प्रकार से शुभेंदु अधिकारी जी को भी पता था कि हमारा शत्रु क्या है, एक्शन क्या है, लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सम्राट चौधरी जी जब आए तो इनको लाइन ऑफ एक्शन पता नहीं, बस इन्होंने कहा कि हम क्राइम फ्री स्टेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? अभी तक नेपाल के तराइन बॉर्डर वाले पूरे इलाके में, सीमांचल के एरिया में, मधुबनी दरभंगा वाले एरिया में किस प्रकार से अवैध
भूमि पर कितनी मज़ारें बन गई है, कितना हार्ड कन्वर्जन हो रहा है, किस प्रकार के खेल रहे हैं, उस पर तो कोई कार्रवाई हुई नहीं आपकी। आप योगी मॉडल को कैसे फॉलो कर सकते हैं? आप योगी मॉडल फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि क्राइम पर ऐसे कंट्रोल पाया जा सकता है, ऐसे नहीं पाया जा सकता। इंडिविजुअल चेरी पिकिंग करके किसी को डरा देना वो नहीं हो, उससे क्या होता है, समाज डरता नहीं है, कुछ और बढ़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मेरा मानना है कि इसमें गलती सम्राट चौधरी जी की नहीं है। सम्राट चौधरी जी को ये भाजपा की तरफ से जो शीर्ष नेता हैं, ये हैं, इनका गाइडेंस मिलना चाहिए था। अगर वो गाइडेंस अभी भी मिल जाए तो कोई बहुत बिगड़ा नहीं है चीजें, क्योंकि ये जरूर समझ में आता है कि वो बदलना तो चाहते हैं, इससे वो सबक सिखाना चाहते थे कि नहीं नहीं ऐसे कैसे मेरे पुलिस के विरुद्ध गन तान दिया, उनके मन में था। लेकिन क्या है कि पुलिस वालों को भी पता होना चाहिए कि कहां गोली चलानी है, कब चलानी है। योगी सरकार में किसी को गोली नहीं लग रही है, गोली उसको लग रही है जो सड़क पर सबके सामने महिलाओं को छेड़ने का प्रयास कर रहा है, उसका हाफ एनकाउंटर होता है, मैसेजिंग होती है। शुभेंदु अधिकारी किसी को नहीं उठा रहे, वो जहांगीर खान जैसे व्यक्ति को माफी मंगवा रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं, अंतर है जिसको समझना पड़ेगा, और टाइम टेकिंग प्रोसेस जरूर हो सकता है। संभवतः सम्राट जी समझेंगे भी, जरूर समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि यहां पर बिहार पुलिस और स्पेशली भोजपुर पुलिस से बड़ी चूक हुई है और नहीं बचेंगे। मैं नहीं मानता कि इनमें से कोई पुलिस वाला बचेगा। ये जिस प्रकार से मैं मानता हूं कि कंप्लीटली जो भोजपुर पुलिस का नेग्लिजेंस है, इसमें एक चीज हम मिस कर रहे हैं कि 2 दिन तक क्या हुआ कि जनता जो है वो सड़क पर थी। इसके बाद क्या हुआ अंजू दी कि भोजपुर पुलिस ने 2 और एफआईआर लॉन्च की, एक भरत तिवारी के पिता के अगेंस्ट और एक भरत तिवारी के भाई के अगेंस्ट, के शासन के कार्य और विधि व्यवस्था में अड़चन डालने के लिए। और उस मुखिया के अगेंस्ट में, प्रधान, यूपी में प्रधान बोलते, प्रधान के अगेंस्ट में, जो उस गांव का था। लेकिन वो सिर्फ गांव के या वहीं के लोग नहीं थे, पूरे शाहपुर के लोग थे, ठीक है। अब एक तो भरत तिवारी का पहले से इनकाउंटर हुआ और प्लस अब ये एफआईआर। कमाल की बात यह है कि पूरा का पूरा गांव, जिस प्रधान पर भी एफआईआर है, वो सब भाजपा समर्थक, कोर भाजपा समर्थक। इन्होंने भाजपा के लिए 2015-25 के इस विधानसभा चुनाव में राकेश ओझा से मेरी बात हुई है, आज भी वोट मांगा। और राकेश ओझा का यह कहना है कि भाई हम तो जनता के साथ हैं, न्याय के लिए बात करेंगे, किसी भी हद तक न्याय लेंगे। वो भी भाजपा के नेता है। तो सबसे गंभीर प्रश्न तो अब हमारे सामने ये उठ खड़ा हुआ है कि भाजपा के प्रमुख खिलाए, चाहे वो चिराग पासवान की पार्टी हो, जेडीयू के संजय झा का स्टेटमेंट हो, या भाजपा सरकार में मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का स्टेटमेंट हो, या पूर्व के डिप्टी सीएम भी अभी भी मंत्री है बिहार सरकार में, विजय सिन्हा का स्टेटमेंट हो, ये सारे स्टेटमेंट बता रहे हैं और ये सब स्पष्ट रूप से भरत तिवारी के साथ खड़े हैं। और भाजपा के प्रभारी जो पूरे शाहाबाद प्रमंडल के थे, जिसके अंदर 100 सीटें लगभग आती हैं कुछ, वो ऋतुराज सिन्हा, जिन्होंने लोगों को टिकट वितरण किया होगा, तो इन सब पे भी तो दायित्व है ना। बिल्कुल, ये सब इनके कोर वोटर हैं। अब ऐसे सिचुएशन में दीदी आप बताइए कि जो कोर भाजपा सपोर्टर का पूरा गांव ही नहीं, मैं कह रहा हूं पूरा विधानसभा ही नहीं, पूरा का पूरा भोजपुर डिस्ट्रिक्ट, इस बार भी बीजेपी जो है वो सारी सीटें जीती है इस विधानसभा में। अभिषेक जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जो बीजेपी के सपोर्टर्स हैं उन्हीं के साथ ही सब कुछ हो रहा है, तो फिर सरकार किसकी है भाई? अगर आप भोजपुर जिले को नहीं संभाल पा रहे, पूरा का पूरा जिला कटघरे में खड़ा हो गया है, तो फिर बीजेपी को तो समझना चाहिए ना इसका नुकसान जो इसकी आंच तो पड़ोस वाले राज्य उत्तर प्रदेश तक भी जाएगी। 2027 में वहां चुनाव है और ब्राह्मणों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव क्या क्या कर रहे हैं ये किसी को नजर नहीं आ रहा वहां पर। दीदी अगर आप ट्विटर पर देखें और सोशल मीडिया पर, स्पेशली फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, तो ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। जो आप डर बता रही है ना, वो डर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पूर्वांचल में खुद जो समाजवादी पार्टी के या फिर वो ब्राह्मण चेहरे जो यूजीसी के बाद नाराज हुए थे, वो खुल करके एकदम अगेंस्ट आ गए, क्योंकि यूजीसी वाज अ लेयर। चलिए वो दब गया, क्योंकि बंगाल में हम लोग लगातार बीजेपी की बात कर रहे थे, और यूजीसी भी, बीजेपी संघ ने समझा कि चलो ब्लंडर हुआ है, उसको बहुत अच्छे ढंग से बीजेपी ने अपनी गलती को हैंडल किया। अब ये दूसरी गलती है।
मैसेजिंग क्या जाता है पता है, धीरे धीरे 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, ये चीजें जब गलतियां होती जाती है ना तो धीरे धीरे वो मैसेज जाता है। अब आप देखिए एथेनॉल ब्लेंडिंग वाला मुद्दा, बिहार यूपी में लोग 5 साल की ईएमआई पे गाड़ियां लेते हैं दीदी, और यहां आप E20 कर रहे हैं कि 2023 के पहले की सभी गाड़ियां जो कि एथेनॉल E20 के लिए कैपेबल नहीं है उनमें भी आप जबरदस्ती डलवा रहे हैं। पेट्रोल पंप पे ऑप्शन तो देंगे ना बायर को कि चलो कुछ नहीं तो E10 खरीद सको, वो ऑप्शन ही खत्म हो गया है। अब प्रीमियम पेट्रोल में भी E20 आ रहा है, तो बाइक, कहीं किसी की बाइक चोक हो रही है। अब कार वाला और बाइक वाले में अंतर समझिए, बाइक वाला तो कंप्लीट बेचारा मिडिल क्लास है, उसकी बाइक चोक हो रही है, कार को लोग एज अ फैमिली मेंबर देखते हैं। तो मैं बड़ा सरप्राइज हो रहा हूं कि इस प्रकार के निर्णय भाजपा को क्यों ले रहे हैं, भाजपा किस लिए ले रही है, समझ में नहीं आ रहा है। और पूर्वांचल में उसका प्रभाव है, यूपी में। आपने जो प्रश्न पूछा ना भरत तिवारी का, बिल्कुल है। और आज सोशल मीडिया के इस दौर में यह कहना कि किसी राजनीति का इंपैक्ट, किसी विशेष राजनीति का इंपैक्ट कहीं तक ही सीमित रहेगा, स्पेशली वो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अगर हो रही हो तो सिर्फ सीमित रहेगा, ये सोचना मूर्खता है। मैं आज आपके चैनल पर भविष्यवाणी कर रहा हूं कि भाजपा अगला मध्य प्रदेश चुनाव हार रही है, जबकि वहां पे हर व्यक्ति चौथा व्यक्ति संघी है, लेकिन वही नाराज बैठा है भाजपा से, मोहन यादव से। मैं कह रहा हूं, बहुत सारे आपको कमेंट में लोग कंफर्म कर देंगे कि मध्य प्रदेश में कितना आक्रोश है। शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति वो आक्रोश कभी भी नहीं रहा था। तो मुझे लगता है कि भाजपा लॉन्ग रन में अब चीजें जो है ना टेक इट एज ग्रांटेड लेने लगी है, कुछ कुछ मुद्दों पे वो नहीं लेना चाहिए। हालांकि संघ का फीडबैक हमेशा ही इनके लिए सही होता है और संघ के फीडबैक के बाद ये लोग चीजों को रिकरेक्ट करते हैं, परंतु भरत तिवारी का मुद्दा एक एड ऑन ही है और समाजवादी पार्टी के लिए तो वरदान साबित होने जैसा है। मैं कह रहा हूं कि मतलब हाँ, समाजवादी पार्टी खुल के राजनीति करेगी और कर रही है, लोगों को दिखना चाहिए, मैं तो देख पा रहा हूं। ब्राह्मणों का सम्मेलन बुलाया हुआ था और जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आ रहे हैं, अखिलेश यादव गले में चुन्नी बांधकर मंगलवार को प्रसाद बांट रहे हैं, ये सब क्या है? तो ये सब इसी दिशा में काम कर रहे हैं ना। और उनका तो एक नेता है, वो तो कहता है कि जो हिंदू है उनमें जहर भरा हुआ है, बहुसंख्यकों में जहर भरा हुआ है, तो बांटने की बात तो हो रही है। एक वो मौलाना है, वो कहता है कि जो हिंदू है उनमें दलित अलग है, उनमें आदिवासी अलग है। तो आप सोचिए कि इस तरह की बातें तो हो रही हैं। तो ये कब से ब्राह्मणों के से हितैषी हो गया समाजवादी पार्टी? दीदी कब से ब्राह्मणों का हितैषी हो गया? जो हिंदू का हितैषी नहीं है वो ब्राह्मण का हितैषी कैसे हो सकता है? लेकिन कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कभी भी ब्राह्मण के हितैषी नहीं है। और ये भी मैं कहता हूं, तमाम गलतियों के बावजूद भाजपा ब्राह्मण की हितैषी है, संघ ब्राह्मण की हितैषी है, आपको समझना पड़ेगा। लेकिन क्या है ना, जब एंगर होता है, आदमी क्रोध में होता है, जब सीमित दायरा होता है आपके सोच का, तब आप जाल में फंस जाते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव 2024 याद कीजिएगा दीदी, कैसे एक स्पार्क गुजरात से निकला और राजपूत, करणी सेना, इनके नाम पर जो खेल हुआ उसने पूरे पश्चिमी यूपी को ही सिर्फ हिलाया नहीं था, पूर्वी यूपी में भी इंपैक्ट आया। बीच का आप सिर्फ अवध रीजन निकाल दीजिए, वरना बाकी बीजेपी साफ हो गई थी दोनों रीजन में। कितना गंभीर बात है। अब मैं इसको आज के संदर्भ में कह रहा हूं कि करणी सेना 40-50 सीट पर लड़ने जा रही है। ऐलान किया उन्होंने, ऐलान किया। आपके पास आप तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और किन सीटों पे लड़ेगी? जहां पे ब्राह्मण है, ऐसा तो है नहीं, उन्हीं सब सीटों पे लड़ेगी। और तो साफ साफ प्लानिंग दिखती है कि कैसे डिवाइड करना है कास्ट लाइन पर। और फिर भी कुछ लोग आंख मूंदे हुए हैं, इनको समझना चाहिए। मैं एक बात एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 2-3 दिन हो गया, सम्राट चौधरी जी उस परिवार के साथ जाते, मिलते, तो क्या होता ना कि भाजपा के ही वहीं के समर्थकों में लगता कि ना, गलती होना और बात, इंटेंशन गलत नहीं था, ये कंफ्यूजन के कारण लॉन्ग रन में चीजें दब जाती, अभी उबाल मार रही है। दूसरी बात, लोगों को सुनने में बुरा लगेगा लेकिन वास्तविकता है, आप सारे इन्फ्लुएंसर का नाम निकाल लीजिए,
वो सामान्य वर्ग से है जो भाजपा के लिए बैटिंग करता है, और सारा सामान्य वर्ग उखड़ा हुआ है। तो क्या राजनीति आप कर रहे हैं, किधर लेके जाना चाह रहे हैं? और यही पॉलिटिक्स आपने देखा कि बंगाल में आपको जीत तब मिली जब आपने इस पॉलिटिक्स से कंप्लीटली अपने आप को दूर रखा। एक बार आप बता दीजिए पीएम ने, एचएमओ के तरफ से या कोई मंत्री नेता ने कहा हो अंबेडकरवाद जिंदाबाद, पेरियारवाद जिंदाबाद, इस तरह का, सावित्रीबाई फुले का नारा बंगाल में तो नहीं लगा। उल्टे बंगाल में ओबीसी आरक्षण जो 17% था 7% पर आ गया, तब भी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि बंगाल की राजनीति कुछ और कहती। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति, बिहार की राजनीति बहुत जटिल है, और इस जटिल राजनीति में एक छोटी सी गलती पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को तोड़ कर रखती है। और दूसरी तरफ अब अगर बिहार के सीएम ने ऐलान कर दिया है कि हम तो एक रिटायर्ड मजिस्ट्रेट से जांच पड़ताल करवाएंगे, उससे क्या होगा? जब तक कि आप भरत तिवारी के घर जाकर उसके परिजनों से नहीं मिलते हैं, तब तक तो कोई फायदा नहीं होने वाला इस मजिस्ट्रेट जांच का भी। क्या होगा? उनका बेटा तो वापस नहीं आएगा ना, जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहा था उनके लिए उनका रहनुमा तो वापस नहीं आने वाला ना। अब ये जो पॉइंट है ना, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट को प्रश्न पूछ लिया कि इसका फायदा अब क्या है कि आप जांच भी कराएंगे, पुलिस वालों को सजा भी मिल जाएगी, और परिवार और समर्थकों को यह लगेगा कि चूंकि हमने सड़क घेरा, इतनी लड़ाई लड़ी, इसलिए सरकार विवश हुई। लेकिन आप जाते और तब ये अनाउंसमेंट होता, मिलते तब ये अनाउंसमेंट होता, तब मैसेज ये जाता कि सरकार हमारे साथ खड़ी थी। दोनों में अंतर है दीदी, और यही एक मैच्योर आदमी यहीं पर एक चूक हो जाता है। होता क्या है ना, राजनीति में सबको अपने आसपास के जो चेले चपाटे हैं, चाटुकार लोग हैं, वो कहते हैं मालिक आपके जैसा कोई नेता पैदा नहीं, और वही उनके राजनीतिक बर्बादी का कारण बनता है। अब जो कुछ चल रहा है बिहार में, वो राजनीतिक के नए सेटलमेंट ढूंढ रहा है। आने वाले समय में मैं कहूं कि अगर सामान्य वर्ग और यादव का नया कॉम्बिनेशन बनता हुआ बिहार में आप देखें तो आश्चर्यचकित बिल्कुल मत होइएगा, जो कि बनने ऑलमोस्ट बन चुका है। मैं कह रहा हूं बन चुका है। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हम दोनों अपनी पुरानी लड़ाई भूल करके एक दूसरे के प्रति कुछ नहीं बोलेंगे, गाली गलौज नहीं देंगे। वोट का भी कोई मसला नहीं है, लेकिन आज वोट का मसला नहीं है। कल वो वोट में भी देखिए, तेजस्वी यादव 25 सीट पर इसलिए आए क्योंकि तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में बहुत मैसिव वोटिंग हुई है। बीजेपी के प्रो या एनडीए के प्रो नहीं था, वो रिजेक्शन ऑफ आरजेडी था। जैसे ममता बनर्जी क्यों हारी? क्योंकि मैंने एक एपिसोड में कहा था बंगाल चुनाव के दौरान कि दिस इलेक्शन इज नॉट अबाउट सिलेक्शन, इट्स अबाउट रिजेक्शन। बंगाली पीपल आर ऑल सेट टू रिजेक्ट ममता बनर्जी। आप अपनी राजनीति को वहां पर मत लेके जाइए जहां पर आप रिजेक्शन मोड में आ जाए कि आपको रिजेक्ट कर रहा हूं। कांग्रेस 2014 में रिजेक्ट हुई, 2019 में रिजेक्ट हुई, राहुल गांधी बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं। कौन को सेलेक्ट करने के लिए वोट नहीं कर रहा है, दोनों अंतर में है। भाजपा उस पोजीशन पर अगर गलती से भी आती है कभी भी तो दुखदाई है, और एज अ भाजपा समर्थक मुझे ये बात कहना चाहिए कि ये दुखद बात है कि भाजपा जमीन से थोड़ा थोड़ा कट रही है, जमीन से कट रही है। और आप अगर हम अपनी इस चर्चा में अयोध्या राम मंदिर का जिक्र ना करें, वहां पर जो चंदा चोरी हुई है, तो अधूरा लगेगा। आप सोचो वो वाला जो मामला है, उसमें भी पता नहीं, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि नैतिकता के आधार पर तो चंपत राय को इस्तीफा दे देना चाहिए था ना। ये 15 दिन की ये जो एसआईटी की जांच है, इसका इंतजार क्यों किया गया? और निपेंद्र मिश्रा जी को, मैं चंपत राय जी को तो फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दूं, निपेंद्र मिश्रा जी किस आधार पर टिके हुआ? वो तो इंटरव्यू दे रहे हैं जगह जगह और क्लीन चिट देने की कोशिश करें चंपत राय को। आप देखिए वो क्या करे, सभी चैनल्स पर चमकते हुए दिख रहे हैं आजकल। नहीं, वो तो देंगे ही, और चंपत राय जी को तो क्लीन चिट मैं भी दे दूं, मुझे कोई ये नहीं है। लेकिन एज अ सेक्रेटरी तो चंपत राय जी हैं। तो क्या चंपत राय जी का ये दायित्व नहीं था कि वो स्वयं एसआईटी की मांग करके ये सारी चीजें करा लेते? सीसीटीवी कैमरा जब कम हुए थे तब सब चंपत राय जी ने क्यों बातें नहीं की? तो अगर चंपत राय जी मनमोहन सिंह बने रहना चाहते और अपने आसपास 2G स्पेक्ट्रम, कोल स्पेक्ट्रम, CWG घोटाला होते हुए देखते रहे, तब भी तो गलत है।
चलिए मैं कहता हूं कि उनको पता नहीं था, मैं मानता हूं कि उनको पता नहीं था, क्योंकि इस तरह का आदमी जो अपना सब कुछ आंदोलन में दे चुका होता है वो रेस्ट मोड में होता है लिटरली। लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि नृपेंद्र मिश्रा जी को पता नहीं हो, ये थोड़ा मुश्किल है। वैसे भी नृपेंद्र मिश्रा जी का योगदान क्या था राम मंदिर की राजनीति में? उनका योगदान बड़ा मूल्यवान है। जब कार सेवक कार यात्रा चल रहे थे और गोलियां चल रही थी तो उस वक्त तो मुलायम सिंह यादव जी के साथ ही थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। हैं? तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को तो पता नहीं था कि गोलियां चल रही हैं राम भक्त पर। तो जब प्रिंसिपल सेक्रेटरी को गोलियां चल गई पता नहीं था तो ये तो चोरी की बात है। क्लीन चिट इनको भी नहीं देते हम लोग। लेकिन एक बात दीदी मैं कहूंगा, उन तमाम लोगों को जिन्होंने रामलला का पैसा चुराया, आपको लगा कि सीसीटीवी बंद कर देना तो कोई नहीं देख रहा, लेकिन प्रभु श्री रामचंद्र तो देख रहे थे। कुल का विनाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे, एड़ियां रगड़ रगड़ के पूरा कुल मरेगा, खानदान मरेगा, क्योंकि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद रामलला का मंदिर बना है। हिंदुओं के तो आत्मा पे तुमने लात मार दिया है ना, तो लोग बर्बाद हो जाओ, ये तो लोगों की अंतरात्मा से तुम्हारे लिए बद्दुआ निकल रही है। अब जिन लोगों ने ये सारे महापाप किए हैं वो भोगेंगे। कोई देखिए, मैं किसी और जस्टिस में मानता नहीं, मैं तो पोएटिक जस्टिस में मानता हूं दीदी। लालू परिवार ना बच पाया पोएटिक जस्टिस से, देख लीजिए किस हालत में जीवित हैं। और अभी अपने परिवार में 2 बेटों को लड़ते हुए देख चुके हैं, परिवार को बिखरते हुए देख चुके हैं, सत्ता से तो बुरी तरह से बाहर हैं ही, अभी और देखेंगे। इसी को कहते हैं दुर्दशा। तो दुर्दशा तो है। हाँ, एक प्रश्न उन राष्ट्रवादियों से भी बनता है दीदी जो चुप है। यही प्रकरण कांग्रेस के काल में और समाजवादी पार्टी काल में हुआ रहता, तब भी क्या आप चुप रहते? अपने अंतरात्मा से पूछिए और फिर उत्तर दीजिए। खामोश है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सबको एक ही राग होता है कि एसआईटी की जांच हो तो रही है, लेकिन सवाल तो ये उठता है अभिषेक जी कि अगर ये मामला सामने आया था तो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई आज तक? एसआईटी जांच के आदेश तो योगी जी ने दिए, लेकिन वो जो ट्रस्ट था जिसे करता धरता चंपक राय और साथ में ये भी है नृपेंद्र मिश्रा, इन्होंने एक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई? ठीक है, आप कह रहे हैं कि हम भगवान श्री राम इनका न्याय करेंगे, लेकिन जो कानून व्यवस्था उसके हिसाब से भी तो होना चाहिए था ना। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आज तक मैंने एफआईआर दर्ज हुई हो। दीदी मैं एक और बात पूछता हूँ, सबसे बड़ा पीठ है गोरखनाथ पीठ, योगी जी उसके ये हैं। रामलला मंदिर ट्रस्ट में योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा ईमानदार और सत्यनिष्ठ व्यक्ति क्यों नहीं है? मैं ये प्रश्न पूछ देता हूँ। बिल्कुल ठीक पूछ रहे हैं। कान को घुमा के क्यों पकड़ना, सीधा पकड़ते और कस के पकड़ते हैं। और नृपेंद्र मिश्रा जी क्या ऐसा राम मंदिर में और राम मंदिर आंदोलन में ऐसा क्या योगदान है कि वो इस ट्रस्ट में क्या कर रहे हैं? ये 2 प्रश्न मैं पूछ लेता हूं, इसका उत्तर मिल जाए कमेंट बॉक्स में तो जय जय। और ताज्जुब की बात यह है अभिषेक की, आप ये सोचो कि इतना कुछ हो रहा था, वो टिन्नू यादव जो चंपत राय का ड्राइवर है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है? ऑटो चलाता था, वो करता धरता बन गया। मैं तो जो उसके बारे में पढ़ रही थी कि उसने जिस तरह से प्रॉपर्टी बनाई करोड़ों की, वो कहता है मैंने तो 2 पैसे कमा लिए ऑटो चलाकर। यार ये 2 पैसे हम सबको भी मिल जाते अगर ऐसी ईमानदारी से 2 पैसे करके आप करोड़पति बन जाते हो। और पूरा लेखा जोखा परिवार बता रहा है, हमने तब ये हॉस्टल खरीदा, तब ये प्रॉपर्टी खरीदी। सबको समझ में आ रहा है, उनके आसपास के लोगों को भी तो समझ में आ रहा था कि जब से ये लोग वहां गए राम मंदिर ट्रस्ट में, तब से इनके बारे न्यारे हो गए। और सबके रिश्तेदार, क्या किसी की नजर में नहीं आया कि वहां पर कैसे कैसे लोगों की भर्तियां होनी चाहिए थी? नहीं, अब ये मैं पता है, चूंकि ये एसआईटी योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने बिठाई है तो मैं 15 दिन वेट करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है कि योगी आदित्यनाथ महाराज जी के तलवार से कोई नहीं बचना, उनकी कार्यवाही से कोई नहीं बचना, तो मैं वेट ही कर रहा हूं। और इसके बाद जो सस्पेंशन होंगे, जो लोग छोड़ करके जाएंगे इस ट्रस्ट को, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि छोड़ के जाएंगे जिन जिन लोगों के बारे में मैंने बोला उनको छोड़ना पड़ेगा। आप लोग देखिएगा भविष्य में क्या होता है, रामलला न्याय करेंगे। बिल्कुल, एक दिन पहले अयोध्या पहुंचकर जो तेवर दिखाए हैं योगी जी ने, उससे तो सबकी, जैसे कहते हैं ना, चूल्हे हिल गई हैं, सब सदमे में आ गए। और जैसे उन्होंने एक इशारा किया कि चंपत राय उनके प्रोग्राम में वहां नहीं आए,
तो वो इशारा भी काफी है उनके लिए। और इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा जैसे रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी को इस वक्त संभलने की जरूरत है। खासतौर पर जो कुछ हुआ है ये भरत तिवारी वाले मामले में, ये इनके लिए बहुत महंगा सौदा साबित हो सकता है। अभी भी समय है, अगर सम्राट चौधरी समय निकाल कर चले जाएं भरत के घर, वहां के लोगों से मिलने, जिनकी लड़ाई लड़ रहा था भरत तिवारी, उनको न्याय दिला दें तो भी बात बन सकती है। बात बिगड़ तो गई लेकिन उसको संभाला जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक जांच बिठाकर मुझे नहीं लगता इस मामले का कोई हल निकलेगा। लेकिन अभिषेक जी, आपने समय निकालकर बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।